हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ और आज का जो शीर्षक है वो हमने रखा है ब्लैक मंडे का स्टॉप लॉस ट्रिगर। यानी कि जो ब्लैक मंडे की जो सारी संभावनाएं थी, जो हमने अपने एनालिसिस में भी आपके साथ डिस्कस की, उसका स्टॉप लॉस कट गया। यानी कि मतलब ये है कि हालांकि बाजार देखिए कि निफ्टी नेगेटिवली बंद हुआ है, लेकिन उससे ज़्यादा फर्क लगता नहीं है, क्योंकि हमें लग रहा था कि बैंक निफ्टी 16,800 के आसपास जाएगा, जो कि एक मेजर सपोर्ट है, या उसको भी ब्रीच करेगा। और अगर वो 16,800 अगर ब्रीच हो जाती तो फिर एक मेजर पेन हम देखते। और इसका अंदाज़ा हमने इस बात से लगाया था कि जो हमारा लास्ट सेशन था यानी कि फ्राइडे का, तो वहाँ पर जो सेलिंग हुई थी लास्ट के आधे घंटे में और जिस तरीके से पोजीशंस अनवाइंड हुई थी, उनको देख के ऐसा लग रहा था कि मंडे के दौरान हम एक अच्छा खासा जो है डाउनफॉल देखेंगे। हालांकि शुरुआत में देखिएगा 16,917 लगे, वहाँ से एक अच्छी रिकवरी आई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अभी फंडामेंटली हम चेंज हो गए हैं। अभी भी मेरा जो व्यू है वो रेंज बाउंड टू नेगेटिव ही है। हालांकि बाजार अब नीचे निफ्टी के अंदर अगर बात करें तो अभी 16,800 एक अहम स्तर है, उसको चेक करने नहीं गया है। तो 16,800 जो है वो एक मेजर सपोर्ट है, जो हमें लगता है कि शायद इस महीने में ब्रीच हो सकती है। अभी महीने की शुरुआत में हम, और जिस तरीके से रिजल्ट्स अभी कंपनीज़ के आ रहे हैं, वहाँ पर इस बात के जो है डाउट क्रिएट हो रहे हैं, जिस तरीके से इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज हो रही हैं, कि शायद 16,800 को भी ब्रीच करे और शायद 16,500 तक जाने की कोशिश करे। और जैसे ही 16,800 टूटेगा तो हम कम से कम 300 से 500 पॉइंट और डाउनफॉल देखने की हम उम्मीद कर सकते हैं। जब तक 16,800 बाजार सस्टेन कर रहा है, एक अच्छी खासी हम तेज़ी तो नहीं करेंगे, लेकिन एक अच्छा टेक्निकल बाउंस बैक आ सकता है। लेकिन बाउंस बैक के ऊपरी लेवल पर फिर सेलिंग हम जो है उम्मीद करते हैं, और इसका जो रेंज है वो 17,300। तो जो ब्लैक मंडे का जो स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है, तो जिन लोगों ने शॉर्ट्स पोजीशन बनाई थी वो उनको जो है शायद 17,300 और 16,800 के बीच में जो है शायद बाजार अभी एक रेंज पकड़ता हुआ नजर आए। जिस तरीके से ये पूरी रेंज मैंने आपके साथ चर्चा की थी, और मैंने कहा था कि देखिए इसमें बहुत समय जो है बिता चुका है, तो जनरली ऐसे कंसोलिडेशन के बाद या तो एक ऊपर के मूव्स आते हैं या नीचे के मूव्स आते हैं। और मैंने ये प्रिडिक्ट किया था कि नीचे के मूव्स शायद आपको देखने के लिए मिले, क्योंकि जिस तरीके की कैंडल्स थी और उसके हिसाब से भी और टेक्निकल सेटअप से के हिसाब से भी हमें लग रहा था कि एक अच्छा खासा जो है गैप डाउन होगा और उसके बाद वो और फॉल का जो है रूप लेगा। लेकिन हुआ, गैप डाउन तो हुआ, लेकिन उसका तुरंत रिवर्स बैक हो गया विद इन 5 मिनट्स। तो मैं यही कह रहा हूँ कि ब्लैक मंडे का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, और इसका मतलब ये है कि हमारा जो एनालिसिस था ब्लैक मंडे के रिगार्डिंग, वो बिल्कुल जो है सीरियस से जो है बाजार ने खारिज कर दिया। HDFC बैंक, HDFC, ITC, इंडसइंड बैंक, टाटा स्टील, ये जो सारे शेयर्स हैं ये तेजी में थे। टाटा स्टील के ऊपर देखिएगा आज खबर अभी जो आई है, रिजल्ट जो है एक हम ये कहेंगे अच्छे रिजल्ट हैं, जैसे एक्सपेक्ट किए थे वैसे ही। एक अच्छी न्यूज़ ये है टाटा स्टील के लिए कि 51 रुपीज़ का डिविडेंड इन्होंने अनाउंस किया है। तो अगर उसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 4% से ऊपर का डिविडेंड यील्ड है। और उसके अलावा जो शेयर्स की वैल्यू है 12950, तो वहाँ पर उन्होंने एक स्प्लिट भी जो है अनाउंस किया है, यानी कि एक शेयर्स को 10 शेयर्स में बदलने का जो है उन्होंने फैसला दिया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग्स में। तो ये एक शायद हमें लगता है कि जो स्प्लिट होने वाली जो खबर है, साथ में 51 रुपीज़ का डिविडेंड है, तो शायद टाटा स्टील के लिए पॉजिटिव है। फंडामेंटली जो कुछ ज़्यादा चेंज होता नहीं है इनसे, लेकिन फिर भी एक सेंटिमेंटल जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट है। कल LIC का IPO भी जो है खुल रहा है, और हमें उम्मीद है कि LIC का IPO में भी एक अच्छा रिस्पांस मिलने की हम उम्मीद कर रहे हैं। और LIC के अगर IPO को अच्छी रिस्पांस मिलता है तो वो शायद बाज़ार के लिए भी अच्छा होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो है उसमें अगर पैसा काफ़ी ज़्यादा जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब्ड होगा, तो मार्केट में लिक्विडिटी की कमी हो सकती है, क्योंकि फंड्स ब्लॉक हो जाते हैं जब आप अप्लाई करते हैं। तो वो भी हमें जो है देखना है, तो देखना पड़ेगा कि किस तरीके से जो है LIC का IPO रिस्पॉन्ड करता है। बट मुझे लगता है जिस तरीके का साइज़ है और जिस तरीके का रिटेल को और पॉलिसी होल्डर को डिस्काउंट है, विद इन 2 to 3 आवर्स जो है हमें लगता है कि फुली सब्सक्राइब्ड जो हो जाना चाहिए, और रिटेल सेगमेंट जो है काफ़ी अग्रेसिवली काम करता होना चाहिए। और प्री प्लेसमेंट जो IPO है वहाँ पर भी अच्छा रिस्पॉन्स जो है LIC का IPO को मिला है। तो इन सब चीज़ को मिला जुला असर जो है हमें देखने के लिए मिलना चाहिए। लेकिन बाजार के अभी जो टेक्निकल सेटअप है और फंडामेंटल सेटअप्स हैं उसमें अभी भी वीकनेस है, और एक रेंज बाउंड ट्रेड है, और ऊपरी लेवल पर हम सेलिंग
एक्सपेक्ट कर सकते हैं। निचले लेवल में मैंने आपको 16,800 आपके साथ शेयर किया। इन्फोसिस, टाइटन, रिलायंस, बजाज फाइनेंस और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ये सब कमजोरी के साथ काम कर रहे थे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी आपको ये सचेत कर रही है कि अब बाजार की हालत अच्छी नहीं हुई है अभी, और जो बाजार के अंदर कॉन्फिडेंस होता है, ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट का जो कंसेप्ट हम जो फॉलो करते हैं वहाँ से अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। इंडसइंड बैंक रिजल्ट के बाद अच्छा खासा जो है रिस्पॉन्स देता हुआ नजर आया और 1000 रुपये के ऊपर चला गया। कोल इंडिया, पावर ग्रिड, टाटा स्टील, आईटीसी जैसी और कंपनियां जो है काफ़ी अच्छे रुझान के साथ थी, और बहुत दिनों से या पिछले महीने की एक्सपायरी का बोझ झेलता हुआ एचडीएफसी बैंक अब एक अच्छी खासी रिकवरी के मूड में था, और शायद यही एक रीज़न था कि एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक ने जो है पूरा का पूरा जो है निफ्टी का मूड माहौल जो है सुधारने में अहम भूमिका निभाई। आप देखेंगे भी कि निफ्टी के अंदर जो 20 पॉइंट का राइज है वो खाली एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी की वजह से है। अपोलो हॉस्पिटल, आइसर, टाइटन, बजाज ऑटो, विप्रो ये सब कमजोरी के साथ थे, और बजाज ऑटो के जो नंबर्स हैं वो बाजार को शायद पसंद भी नहीं आए। निफ्टी बैंक फ्लैट टू पॉजिटिव हुआ, हालांकि हम यहाँ पे उम्मीद कर रहे थे कि जो 35,800 की जो रेंज है उसके नीचे बाजार खुलेगा, हुआ बाजार खुला उसके नीचे, और हम उम्मीद कर रहे थे कि 35,300 और 200 तक भी बाजार जा सकता है अगर 35,500 ब्रीच होता है तो, पर बाजार ने जो है कल स्टॉप लॉस काटने का मन बना रखा था और वही हुआ, और यहाँ पर एक जो पुल बैक हुआ हमारी उम्मीदों के विपरीत था। इसके साथ साथ अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक के अंदर जो सेटअप हुआ है, जो कैंडल्स बनी है वो थोड़ी सी मजबूत बनी है, और ये जो एक मेजर सपोर्ट है जो मैं आपको बोल भी रहा हूँ कि 35,800 इसको बहुत बार बाजार रिस्पेक्ट देता हुआ नजर आया है। पिछली बार भी जब ब्रेकआउट हुआ था तो ये देखिएगा 35,800 के बाद क्या रैली हुई थी, तो आप समझ सकते हैं कि 35,800 कितनी बड़ी सपोर्ट है। 35,800 अगर टूटता भी है तो फिर आप ये समझिएगा पिछली बार जब 35,800 टूटा था तो ये कैंडल के बाद देखिएगा ये क्लोजिंग थी, उसके बाद ये कैंडल बनी, फिर ये बनी और फिर ये बनी। 3 दिन के अंदर हम 32,200 पे चले गए थे जब 35,800 टूटा था, तो आप ये समझ सकते हैं कि 35,800 कितनी अहम जो है सपोर्ट है। उसके बाद जो कोई अहम सपोर्ट है तो एक बीच में जो है 34,800 है और नीचे 34,000 है। 34,000 की हम उम्मीद इस महीने नहीं कर रहे हैं कि 34,000 टूटेगा, उस बात की उम्मीद बिल्कुल जो है ना के बराबर है आज की परिस्थिति में। ऊपरी लेवल्स पर अगर हम देखें तो अभी जो है बाजार जब ऊपर की तरफ जाता है तो 36,800 की तरफ एक रेजिस्टेंस जो है बाजार फेस करता है, तो ये आंकड़े जो हैं अभी हमें देखने हैं। जिधर भी बाजार मूव करेगा और सस्टेन करेगा, और अभी जो सबसे पहली इमीडिएट रेजिस्टेंस वो 36,500 से 36,600 के बीच है, जो बहुत अच्छा सप्लाई जोन भी है, और पिछले 2 हफ्तों से आप इन चीज़ों को देख भी रहे हैं। अगर आप पिछली 10 कैंडल्स को देखेंगे तो बाजार इसी के इर्द गिर्द आपको घूमता हुआ नजर आएगा। उसके पहले भी अगर आप अप्रैल में भी जाएंगे तो इसी दायरे के आसपास 36,500 के आसपास सबसे ज़्यादा बाजार ने टाइम स्पेंड किया, तो ऊपर की तरफ जो है 36,500 एक सप्लाई जोन भी है। एचडीएफसी बैंक अकेला ऐसा कैंडिडेट था जिसने बैंक निफ्टी को पॉजिटिव करने में अहम भूमिका निभाई, और एचडीएफसी बैंक 308 पॉइंट की तेजी के साथ जो है निफ्टी का बैंक निफ्टी का टॉप गेनर था। बाकी जगह से नेगेटिव रुझान थे, लेकिन क्योंकि एचडीएफसी बैंक अकेला 308 था तो बाकी किसी की जरूरत नहीं थी, लेकिन इंडसइंड बैंक ने भी एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस दी जिसकी वजह से आप बैंक निफ्टी की पॉजिटिव जो है क्लोजिंग देख रहे हैं। आज एफआईआईज भी थोड़ा सा सेफ साइड थे, बाइंग और सेलिंग जो दोनों हैं वो कम मात्रा में की थी, लेकिन फिर भी नेट सेलर थे, और डीआईआईज जो है नेट बायर थे, और बराबर का सा अमाउंट है। एफआईआईज ने इंडेक्स फ्यूचर्स में भी सेलिंग की और स्टॉक फ्यूचर्स में अपने शॉर्ट्स कवर किए, तो एक तरीके से एफआईआईज की न्यूट्रल टू नेगेटिव पोजीशन अभी बाजार में है। पुट कॉल रेशियोज में आप थोड़ी सी पुट राइटिंग होनी शुरू होगी, लेकिन अभी भी पुट राइटर्स इतने एग्रेसिव नहीं है कि हम ये मान लें कि भाई बाजार में एक अच्छी तेजी होने वाली है। डाउ जोन्स एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस के साथ आप काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी तेज़ी की वजह से हम भी तेज़ होंगे। हालांकि इसका जो है असर हमारे साथ होता है, कोरिलेट होता है, लेकिन जो हमें लगता है कि एक रेंज बाउंड है, ऊपरी लेवल्स पर सेलिंग आ सकती है। एलआईसी का आईपीओ पे किस तरीके का रिस्पॉन्स मिलता है ये जो है देखने वाला। अगर वीक रिस्पॉन्स मिला तो भी अच्छा नहीं है, और बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिला तो शायद बाजार एक बार तो पॉजिटिव रिएक्ट करे, बट लिक्विडिटी का जो रिस्क है वो रह सकता है। लेकिन जैसे ही एलआईसी का आईपीओ खत्म होगा, फंड्स रिलीज होंगे, तो फिर दोबारा से बाजार के लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस आ सकते हैं। ब्रेंट क्रूड जो है $105 पे है, तो यहाँ पे भी एक सॉफ्टनेस है, तो यहाँ से भी जो है रेंज बाउंड ट्रेड्स की ही उम्मीद बनती है। कल अगर हम बात करें जो मंडे था तो 17,000 एक ऐसा लेवल था जहाँ पर ऑप्शंस के जो बायर और सेलर्स हैं दोनों एक्टिव थे।
इस महीने की ऑप्शंस में अगर हम बात करें तो 48,000 जो है कॉल साइड में राइटिंग हुई, पुट साइड में 32,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। इसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि दोनों पार्टी स्टाडल तो नहीं कहीं प्ले कर रही हैं, या 17,000 के आसपास को ही बाजार तो को रखना तो नहीं चाह रही है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है विशेष कोई भी कि 17,000 जो है बहुत कमज़ोर है। 17,000 देखिएगा ऑप्शन चेन के हिसाब से एक अच्छी स्पॉट बन रही है। वहीं पर अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो ऐसा कोई भी लेवल नहीं है नज़दीक। जो रेजिस्टेंस है वो 17,300 है, जिसकी चर्चा भी मैंने भी आपको टेक्निकली बोली, जहाँ पर 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि 16,800 नीचे की तरफ अगर ये ब्रीच होता है तो फिर देखिएगा एक ब्लड बात हो सकता है। अगर 16,800 टूटता है तो फिर एक मेजर सपोर्ट जो है टूटेगी, तो जो है बाजार के लिए परेशानी का सबब हो सकती है। उसी तरीके से तेज़ी करने में जो है मज़े आ जाएंगे अगर 17,300 टूटता है तो जो तेज़ी करने वाले प्लेयर्स हैं उनके लिए। 36,000 कॉल और पुट दोनों यहीं पर हैं। ऑप्शंस देखेंगे 36,000 पे 65,000 कॉन्ट्रैक्ट, 36,000 में 55,000। तो कॉल साइड 55,000 कॉन्ट्रैक्ट है, पुट साइड 65,000 कॉन्ट्रैक्ट है, बराबरी की लड़ाई है। रेजिस्टेंस आओगे तो 36,500 पे 69,000 कॉन्ट्रैक्ट है। कॉल के जो राइटर्स हैं वो अनवाइंड कर रहे हैं पोजीशंस, उनको लग रहा है कहीं बाजार ऊपर जाएगा, क्योंकि जो आउट ऑफ द मनी कॉल बेचते हैं थोड़े से कम प्रीमियम पे लेते हैं, तो वो जनरली जब बाजार उनकी तरफ जाने लगता है तो वो थोड़े से घबरा जाते हैं, और उन्होंने कॉल अनवाइंडिंग भी की है। पुट अनवाइंडिंग जो आपको मिल रही है 36,500 में भी मिल रही है। तो कुल मिलाकर जो यहाँ से हो सकता है कि कुछ बड़े प्लेयर्स की पोजीशन शिफ्टिंग हो, तो क्योंकि 36,500 में पुट राइटिंग का कोई औचित्य नहीं बनता अगर बाजार नीचे लेवल से ऊपर रिएक्ट कर रहा है। बट फिर भी मैं 36,500 के पुट राइटर थोड़े से डरे हुए हैं कि शायद कहीं बाजार ना गिर जाए और वो टेंशन ले ले। तो कुल मिलाकर जो लेवल था वो 36,000 ही है मेन, जिसके आसपास जो है बाजार घूम रहा है। तो आज का ये एनालिसिस यहीं पर, और इस वीडियो के बाद मैं आपके साथ चर्चा करूँगा मेग मनी ऑर्गेनिक्स के क्वार्टरली रिजल्ट्स का, और किस तरीके से क्वार्टरली रिजल्ट्स रहे और क्वार्टरली रिजल्ट्स में जो परिणाम आए उनके पीछे क्या लॉजिक था, किस वजह से ऐसे बेहतर रिजल्ट्स आपको देखने के लिए मिले, या ख़राब रिजल्ट थे तो ख़राब रिजल्ट देखने के लिए मिले, और शेयर का प्राइस क्या है, उन सब के बारे में चर्चा करूँगा अभी आपके साथ अगली वीडियो के अंदर। तो इंतजार करिएगा, तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के अंदर मैं वो वीडियो आपके साथ शेयर करता हुआ नजर आऊँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।